हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 4 इसमें आप सभी पढ़ेंगे रस। बच्चों, यहाँ रस कहने का मतलब गन्ने का रस नहीं है, ये व्याकरणिक शब्द है और इस रस का एक अलग ही अर्थ है जिसका आशय है आनंद, यानी जिसे खुशी की अनुभूति हो, आनंद मिले, ऐसे रस की कल्पना करना है। और ये रस क्या है जिसे आपको व्याकरण की पुस्तक में पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्न भी किस प्रकार के आते हैं वह भी मैं आपको फिर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। रस क्या है? सबसे पहले रस की परिभाषा को, रस होता क्या है? तो बच्चों, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद यानी ऐसे शब्द जिसे कि पढ़ने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का आभास होता है, ऐसे शब्दों को रस कहा गया है। आप बोर्ड पर देखेंगे बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य के पठन अथवा श्रवण से, यानी पढ़ने या सुनने, श्रवण का अर्थ होता है सुनना और पठन का अर्थ है पढ़ना। काव्य के पठन अथवा श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य का रस कहलाता है। बच्चों, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी जीव के अंदर जब आत्मा होती है तब तक उसमें हरकत होती है, उसके हर एक क्रियाकलाप को की सराहना होती है, उसी प्रकार से रस जो है वह काव्य की आत्मा है, यानी कविताओं की। काव्य कहने का अर्थ है कविताओं की आत्मा भी रस को कहा गया है। प्राचीन काल में, यानी प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संरचना के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि भरत मुनि ने सबसे पहले रस को परिभाषित किया, यानी रस शब्द की जो परिभाषा है, ऐसे कई विद्वानों ने रस शब्द को परिभाषित किया है, परंतु सबसे शुरू में, यानी सबसे पहले जो रस को परिभाषित किए वो थे भरत मुनि। उन्होंने ही इसकी सटीक एक परिभाषा बताई है, जिसे आप देखेंगे कि विभावानुभाव व्यभिचारी। फिर से देखेंगे बच्चों, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। इसका ये संस्कृत वाक्य है और इसके अर्थ होते हैं बच्चों, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर अस्थाई भाव रस की स्थिति प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये रस की परिभाषा हो गई कि रस होता क्या है। इसकी परिभाषा को आपने देखा और फिर इसके आगे रस के जो प्रकार हैं, इसके जो अवयव हैं, आपको ये पढ़ना है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, रस कविताओं में, नाटकों में आदि में आपको मिलेंगे। रस की अनुभूति से ही कविताओं में सुंदरता आ जाती है और नाटक भी सुंदर दृश्यमान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ोगे रस के अवयव। ये रस के अवयव या आप भाग भी कह सकते हैं। प्रश्न पूछने के समय कभी कभी आपसे रस के अवयव अथवा रस के भाग इस रूप में
आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो रस के अवयव कौन कौन से हैं और उसको आप कैसे याद रखोगे कि रस के अवयव की जो परिभाषा है उसको आपको समझना है। तो रस के अवयव हैं, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इस प्रकार से बच्चों रस के कितने अवयव हो गए? 4। फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, 4 अवयव में पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो ये 4 अवयव हैं रस के, अथवा 4 भाग हैं रस के। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो अस्थाई भाव है इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, इसकी परिभाषा को आप समझोगे। अस्थाई भाव क्या है? तो बच्चों काव्य अथवा नाटक के आस्वादन से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। अब इसके आशय को भी समझ लें कि काव्य अथवा नाटक यानी कविता या नाटक के आस्वादन से, यानी जब हम कविता को सुनते हैं अथवा नाटक को देखते हैं तो उसके बाद जो एक भाव आपके हमारे मन में उत्पन्न होता है, ये हुआ काव्य अथवा नाटक के आस्वादन। और इससे क्या होता है? तो सहृदय के हृदय, सहृदय का मतलब जो हृदयी व्यक्ति है, जिसमें सोचने की क्षमता है, जो उस चीज की कल्पना कर पा रहा है जो कविता में अथवा नाटक में दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो उसको वह समझ पा रहा है, ऐसे को कहेंगे सहृदय। तो सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। मतलब यह कि कविता को सुनने से तथा नाटक को देखने से श्रोता अथवा देखने वाले दर्शक के मन में जो एक भाव उत्पन्न होती है, जो इस भावों का उत्पन्न होना या भावों का संचार जो होता है, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सहज मनोविकार के रूप में अस्थाई भाव से विद्यमान रहता है। मतलब यह कि अस्थाई भाव यानी परमानेंट रूप से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अस्थाई भाव से स्थित रहता है कहाँ? मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में विद्यमान रहता है। और सुषुप्तावस्था में परे ये भाव साहित्य के आस्वादन के माध्यम से अनुकूल परिस्थिति आने पर, सुषुप्तावस्था का क्या अर्थ है बच्चों? तो सुषुप्तावस्था का अर्थ है सोई हुई अवस्था। यानी हम किसी चीज को सुन तो लेते हैं, जैसे कविताओं का ही पाठ होता है, तो कुछ लोग उसको सुनकर के उसके अर्थ को समझते हैं, फिर अपने हृदय में उतारते हैं, तब भाव उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कविताओं को सुना लेकिन उसको वह समझा नहीं, उसके भाव को वह समझ नहीं पाया, तो वह फिर अपने हृदय में क्या उतारेगा? तो यहाँ पर सुषुप्तावस्था कहने का यह मतलब है कि जो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, यानी कि जानता है, समझता है, लेकिन वह स्थिर है, चुपचाप बैठा है, इनको यहाँ पर कहा गया है सुषुप्तावस्था में परे ये भाव साहित्य के आस्वादन के माध्यम से अनुकूल परिस्थिति आने पर, यानी जब उचित समय आता है तब क्या होता है? जागृत हो जाता है। मतलब यह कि कविताओं को सुनने तथा नाटक को देखने के बाद मन में जो एक भाव उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ, यह आशय है बच्चों यहाँ, और रस में परिणत हो जाता है। यानी यही भाव जो है वह रस में परिणत हो जाता है, अर्थात रस में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इस प्रकार विद्वानों के अनुसार, जो हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं व्याकरण के, तो उनके अनुसार अस्थाई भाव 9 हैं। यानी अस्थाई भाव की जो संख्या है वह कितने हैं? 9 बताए गए हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। जिसमें कौन कौन से भाव हैं जो अस्थाई भाव हैं? तो पहला है रति, दूसरा हास, तीसरा
शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय और नौवां निर्वेद यानी शांति। इस प्रकार से विद्वानों ने इसके 9 भेद बताए हैं। ओके बच्चों, और अब आप देखेंगे कि कुछ विद्वान यहीं पर यानी कुछ विद्वानों की मानता है कि इसकी संख्या यानी अस्थाई भावों की जो संख्या है वह 9 है। वहीं पर कुछ विद्वानों में इसके प्रतिभेद भी है कि नहीं, इसकी संख्या 8, 10 अथवा 11 है। ऐसे भी मान्यता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 8, 10 या 11 भी मानी गई है। इस प्रकार बच्चों ये अस्थाई भाव की परिभाषा थी। और अब आप पढ़ोगे बच्चों विभाव क्या होता है। इस प्रकार से विभाव क्या होता है इस भाव को आप पढ़ोगे। और स्टूडेंट्स अब आप रस के अवयव के सेकेंड अवयव यानी दूसरा अवयव जो विभाव है, रस का अवयव में दूसरा भाग क्या है, इसको भाग कहें अथवा अवयव, दोनों एक ही बात है। तो रस के अवयव का जो दूसरा अवयव है वह है विभाव। तो स्टूडेंट्स अब आप विभाव की परिभाषा को पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे, विभाव होता क्या है। तो स्टूडेंट्स विभाव शब्द का अर्थ है भावों को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। अर्थात ये कि जब हम किसी नाटक को देख रहे होते हैं या किसी कविताओं का श्रवण करते हैं, मतलब सुनते हैं, अथवा कविताओं को पढ़कर जो उसका भाव ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाएगा, विभाव का परिवर्तित रूप। यानी जब हम उसको ग्रहण करते हैं, उसके भाव को बदल लेते हैं तो वह विभाव है। यानी कविताओं को पढ़ने के बाद जो भाव हमारे मन में, हमारे हृदय में, या कविताओं को सुनने के बाद अथवा नाटक को देखने के बाद जो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है यह कहलाएगा विभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विभाव के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन। अब बारी बारी से आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव दोनों को मैं परिभाषित कर रहा हूं बच्चों, तो आप इसे समझेंगे। आलंबन विभाव क्या है, किसी भी भाव के जागृत होने के लिए 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। मतलब कि किसी कविता का अथवा नाटक को देखने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसके लिए 2 पक्ष का होना जरूरी है। क्या क्या, तो वे वस्तुएं या विषय जिन पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होता है उन्हें सबसे पहले आलंबन विभाव कहा गया। ये परिभाषा को आपको याद रखना है कि आलंबन विभाव क्या है, तो किसी भी भाव के जागृत होने के लिए 2 जो पक्ष हैं उन पक्षों का होना अनिवार्य, मतलब जरूरी है। और वे वस्तुएं या विषय जिन पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होता है उन्हें आलंबन विभाव कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, और अब विभाव के 2 रूपों में उद्दीपन क्या है इसे आप समझेंगे। तो स्टूडेंट्स उद्दीपन कहने का क्या अर्थ है, आश्रय के मन में, यानी क्या आश्रय यहां पर कौन हुआ, जो श्रोता है, जो दृष्टा है, यानी सुनने वाला है या फिर देखने वाला है, ये आश्रय। तो आश्रय के मन में अस्थाई भाव के आस्वाद को उद्दीपन या तीव्र करने वाली विषय की बाहरी चेष्टा ही उद्दीपन है। यानी किसी चीज को जब हम देखते हैं, नाटक को जब हम देखते हैं तो भाव उत्पन्न होगा। कविताओं को पढ़ेंगे या कविताओं को जब आप सुनेंगे तो एक भाव उत्पन्न होता है, और उस
किस प्रकार का भाव? जिसमें उद्दीपन हो, हाँ, जिसमें उछाल हो, जिसको देखने के बाद अथवा कविताओं को सुनने के बाद जो भाव है वह उद्दीपन वाला हो। तो ऐसे भावों को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है उद्दीपन। ये विभाव के दो प्रकार में आलम्बन तथा उद्दीपन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो अस्थाई भाव आपने पढ़ा और विभाव पढ़ा, और अब अनुभाव तथा संचारी भाव को आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।